बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको हम दोनों वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सब, और आपकी सुबह भी बहुत खुशगवार और अच्छे अंदाज में इसका आगाज़ हो गया होगा। कहते हैं दिन का आगाज़ अच्छा हो जाए ना तो फिर सारा दिन एक अच्छे मूड में गुजरता है। लेकिन आजकल हम सबको मालूम है कि कराची में बड़ी तेज़ी से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और सिर्फ कराची नहीं मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। वजह हम सबको मालूम है कि जब हम एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल हमारे दिमाग में गई है कि कोरोना है, लेकिन एसओपीस तो खत्म हो गया है, सब कुछ दोबारा से खुल गया है, स्कूल भी खुल गए हैं, शादी हॉल्स भी खुल गए हैं, तो बस कोरोना भी गायब हो गया। ये इसलिए खुले हैं ताकि हमारी ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहे, ताकि हमारे कारोबार चलते रहे, ताकि हम सब लोग जो हैं घरों में नहीं बैठ सकते, हमें पढ़ना भी है, हमें यूनिवर्सिटीज़ भी जाना है, हमें हॉस्पिटल्स भी जाना है। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम पाबंदी करें उन एहतियाती तदाबीर की जो हमें बताई गई। आपको पता है हमजा, इंडोनेशिया में ऐसे किया गया, और ये एक रिपोर्ट थी TRT की, उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग मास्क नहीं पहनते थे ना और नहीं पाबंदी करते थे कोरोना के जो हिफाजती इक़दाम हैं SOPs की, उनको क्या सज़ा दी गई भला? क्या दी गई? उनको कहा जाता था कि जिन लोगों की कोरोना से अमवात हुई है ना, अच्छा। उनकी कब्र आप खोदें। अच्छा। उसको ये इस तरह से उन्होंने उसको इन्फोर्स किया कि आपको अंदाज़ा हो कि सीरियसनेस ऑफ द मैटर क्या है, ये कितना संगीन इशू है, बहुत संगीन इशू और उसमें फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जो पकड़ा जाता था कि उसने नहीं पहना होता था मास्क, उसके लिए मैंडेटरी था कि वो वहाँ पे अभी भी है। और फिर ये करें। यहाँ पर भी पहले देखे ना, नो मास्क नो सर्विस का एक जो है था ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। अब नो मास्क नो सर्विस का वो नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आपको मॉल्स में नहीं जाने दिया जा रहा था, अब लोग जा रहे हैं और मॉल्स वाले भी जो है ना कुछ खास ख्याल नहीं रखते। लेकिन दुनिया में सूरत हाल ये है कि आज ही में जो खबर है उसके मुताबिक कि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जो है मार्गरेट फ्रेयर, उनका रुकने पार्लियामेंट जो मुअत्तल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्कॉटलैंड से सफ़र किया, पार्लियामेंट पे भी आई, वहाँ पे खिताब भी किया, मतलब बातचीत भी की, और उन्हें मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इस जुर्म पर या इस गलती पर उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया। जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा शक पड़ रहा है कि आपको जुकाम हो रहा है या आपको कुछ अलामात हैं, तो खुद कोशिश करें कि दूसरों से दूर रहें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आप में वो जो अलामात हैं वो कोविड की ही हैं, तो फिर दूसरे उससे मुतासर ना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की एक दूसरे की तरफ। ये हमारा हक है एक दूसरे पे कि हम एक दूसरे को महफूज रखने की कोशिश करें। अगर बोरिस जॉनसन के वालिद जो हैं स्टैनले जॉनसन, अगर वो पकड़े गए हैं कि बगैर मास्क के शॉपिंग कर रहे थे और उनको माजरत करनी पड़ी है, तो मैं और आप और हम सब जो हैं हमें अपनी इस जिम्मेदारी को ज़रूर सबूत देना, ताकि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा रहे और फिर पाबंदियां ना लग सके, फिर लॉकडाउन ना लगे। कराची में फिर से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है। फ्लू हुआ था तो मैं हमजा को दो दिन से दूर से हेलो हमजा कैसे हैं, ठीक है, मैं फील भी कर लिया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं खुद देखता कि जो मेरे साथ हमारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं उनसे मैं खुद फासला रखूं। लेकिन आप सब एहतियात करें। अब हम बढ़ रहे अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले तो वजीर आजम के भी सियासी मुखालिफिन को लफ्जी बाउंसर। वजीर आजम का कहना है कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर गए और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन। वजीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया। महंगाई के मुसलसल झटकों से निढाल अवाम के लिए एक अच्छी खबर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। आसान शराइत कम शरह सूद पर 30 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। जी तो जनाब, टॉप स्टोरी यही है कि अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले तो जारी थे, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने मैदान में नहीं, उसे कहते हैं ना खुम ठोक के मैदान में आना, मतलब कि बिल्कुल मुकम्मल तैयारी से। और उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में सियासी मुखालिफिन को लफ्ज़ी बाउंसर मारकर बदला चुका दिया। और उन्होंने जो कहा वो हम आपको बता रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ, साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, कहा वो झूठ बोलकर बाहर गए हैं, एक मुजरिम की हैसियत से मुल्क से बाहर बैठकर साजिश कर रहे हैं और हम उन्हें वापस बुलवाएंगे। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको वो सुना। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है।
यही अल्ताफ़ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो? हमारे दुश्मनों का। ये जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। पहले तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दौ पे लगाएगा। जब तक आप अपनी चोरी बचाने के लिए खुद बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के कह रहे हैं कि पब्लिक सड़कों के आएगी ताकि मेरी चोरी बच जाए, पब्लिक ऐसे नहीं निकलती। जी, तो वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जवाब दिए। कन्विक्शन है जो कि उनकी है, क्लियरली उन्होंने उसे स्टेट किया है। ऑपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। ऑपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है, लेकिन कानून तोड़ा तो एक एक करके सबको जेलों में डाल देंगे। वज़ीर आज़म ये भी कह रहे थे कि अपनी चोरियां बचाने के लिए डाकू इकट्ठे हो गए हैं, ये मुल्क को मकरूज छोड़ कर गए और जवाब अब हमसे मांगा जा रहा है कि जी कि आप लोगों ने क्या कर दिया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है और अगर हमारी फौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ही कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि सारे असासे उनके जो है वो डिक्लेयर्ड हैं, वेबसाइट्स पे दस्तयाब हैं, उनकी कोई बेनामी प्रॉपर्टी भी नहीं है और ना मुल्क से बाहर कोई जायदाद है। पनामा केस पर दबाव डालने के लिए उन्होंने कहा कि मुझ पर गलत केस ये सारा जो है किया गया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी वापसी जो है मेरे ऊपर एक केस बना दिया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब का मैं वज़ीर आज़म बना हूँ मेरे असासे कम होते जा रहे हैं, मेरे बढ़ नहीं रहे हैं। और वज़ीर आज़म से जब सवाल किया गया कि जी कि क्या आप अपोजिशन के कहने पर इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी के कहने पे इस्तीफा नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए रात को, तो उन्होंने कहा मैं मुस्ताफ़ी नहीं हूँगा। सो वो उनकी जो है हमें सिविल सुप्रीमेसी की जो बात कर रहे थे वो वज़ीर आज़म ने भी कल बड़ी दो टोक की। इसी पर बात कर लेते हैं। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फैसल जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू है ख़ास से कॉन्फिडेंस में नज़र आए, क्या ये कॉन्फिडेंस अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर था, या फिर जो मियां नवाज शरीफ और नून लीग जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं उस पर था? देखिए, इमरान खान साहब पहले दिन से जब से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया है, उनके अंदर आपको यही कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि उनको एक चीज़ पे यकीन है और वो है अल्लाह पे। अल्लाह पर ईमान जो है उनका बहुत मजबूत है और इसीलिए ज़िंदगी में जो भी उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और हर एक उनका जो ज़िंदगी में काम था वो नामुमकिन था करना, लेकिन अल्लाह के फजल से उन्होंने उसको मुमकिन करके दिखाया। जिस तरह शौकत खानम जब बना रहे थे तो वो बिल्कुल नामुमकिन था। इसी तरह बाकी भी आप उनकी ज़िंदगी पे देखें तो अब यहाँ पर भी जो लोग कह रहे हैं कि जी किधर है नया पाकिस्तान, तो इमरान खान साहब का ये कॉन्फिडेंस है कि वो बना के दिखाएंगे, उस तरफ सफ़र गामज़न है। तो जाहिर है एक अच्छी कारकर्दगी है, एक मजबूत हुकूमत है और बिल्कुल इदारे सारे एक पेज पे हैं। और ये भी हमें तारीख़ में बहुत कम मिलता है कि जहाँ सारे इदारे जो हैं हमहांग हों, और यही पाकिस्तान की जीत है, यही पाकिस्तान की आवाम की जीत है। और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस भी है, कारकर्दगी भी, और ये डिटर्मिनेशन भी, और ये पुख्ताज़म भी, और ये एक एतमाद भी कि वो पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है फैसल जावेद साहब, लेकिन वज़ीर आज़म के कल के इंटरव्यू से ये बड़ा साफ लग रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर उनसे भी कहा जाए इस्तीफ़ा देने को तो वो नहीं करेंगे। अगर उनको DGI जो है वो इस तरह की कोई बात कहे तो वो उन्हें फारिग कर देंगे। तो एक सिविल सुप्रीमेसी की जो कॉन्सेप्ट है तो उनके अंदर भी बोलता दिखाई दिया। तो फिर इख्तलाफ आपका नून लीग से किस बात पर, अगर वो भी इस चीज़ के हामी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नून लीग सिविल सुप्रीमेसी की हामी नहीं है। नून लीग हामी है सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत बचाने की। नवाज शरीफ और ये सारे करप्ट टोला जो है ये हामी है जो इन्होंने करप्शन की हुई है, किसी तरह से उससे बच जाएं। ये पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ आपको नज़र क्यों नहीं आई? इसलिए कि उन्होंने NRO के लिए एक लिख के हमें दिया हुआ था 34 अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस में, वो लिख के दी हुई थी कि अगर आप ये मान जाएं तो हम फैटिव में भी बिल दे देंगे, हम APC भी नहीं करेंगे, हम हुकूमत के खिलाफ बात भी नहीं करेंगे, आप हमें ये दे दें। वो क्या था? वो था करप्शन केसेस से छूट, और नैब को ख़त्म कर दें और मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करें। क्यों?
क्योंकि इन्होंने सारा मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी कि इलीगली पैसा यहाँ से बाहर ट्रांसफर किया, चोरी का पैसा, और वहाँ पे अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। वो सारा बचाने के लिए इन्होंने एनआरओ लेने की कोशिश की। जब एनआरओ नहीं मिला तो तब ये कर रहे हैं। ये कोई सिविलियन सुप्रीमेसी उसकी तो बात कर रहे हैं, ये तो अपनी करप्शन बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि पहले जब मियां नवाज शरीफ का खिताब दिखाया गया था तो हुकूमत ने यह कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इजाज़त दी है कि वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। अब जब पाबंदी लगा दी गई तो अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, इसलिए पाबंदी लगा दी गई। मामला क्या है? अब बिल्कुल भी नहीं है, अबे तो कोई बौखलाहट नहीं है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो स्पीच करने लगे पहली, जिसका कंटेंट किसी को नहीं पता था, लेकिन जब कंटेंट का पता चला और उसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ उनका बयानिया है, और ये वो बयानिया है जो भारत को बहुत पसंद आ रहा है। कोई पाकिस्तानी चाहेगा, जज्बा हुब्बुल वतनी रखने वाला पाकिस्तानी, कि इस किस्म की स्पीच को नशर किया जाए, हरगिज़ नहीं चाहेगा। तो किसी सूरत भी हम इस चीज़ की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते कि वो हमारे इदारों के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर, ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात के ऊपर हमला करे। ये तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबल नहीं है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली उन्होंने रखा। कुछ बात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन की भी, वो भी बैकफुट पे फरा नहीं जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर्टिकुलरली जिसने एक स्टेप लिया और वो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी के जो नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की है उन अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले जो अरकान हैं उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया। पहले भी ऐसे आया था एक, मतलब उन्होंने क्लियरली कहा कि कोई उनका रुकन जो है वो नहीं मिल सकता किसी भी बगैर इजाज़त के उनके किसी से भी। जी, तो पहले भी ऐसा होता रहा फरा, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया था। अचानक देखे ना, चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अशरफ अंसारी हैं, जलील शरगपुरी हैं, फैसल नियाजी, निशात डाहा हैं और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। इन सारों को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया, फैसला किया, और ये बात खुद एहसन इकबाल ने आकर बताई है। इसी पर नून लीग का मौक़िफ़ जान लेते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हैं सेनेटर रिटायर्ड जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम साहब, बताइएगा ये नवाज शरीफ की इदारों पर तनकीद का बयानिया, ये सबको मालूम था पार्टी में, मतलब सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बयानिया से, जो जितना स्ट्रॉन्ग उनका नैरेटिव है इस वक्त, जो हुकूमत के मुताबिक इदारों के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, भारत को खुश करने की कोशिश है और भारत की माँ पर मुल्क की राज अफशा करना और इस तरह के मामला जो हैं ये उनके ऊपर बात की जा रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि वो अदारों के ऊपर तनकीद करते हैं। अदारे तो मुकद्दस हैं, खा वो अदलिया हो, कोई भी मुहिब वतन इंसान या जी होश पर्सन अदारों को तो कभी निशाना नहीं बना सकता। माजी में अफवाज पाकिस्तान में लोगों ने मार्शल लगाए जिनको पूरी अदलिया ने भी रद्द किया। इसी तरह अदलिया के अंदर लोगों ने नजरिया ज़रूरत दिया और जजों ने गलतियां की बहुत सारी, और इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब को 3 साल का टाइम ही नहीं दिया, बल्कि कहा कि आइन भी अमेंड कर लें। तो ये अभी अदारे की गलती तो नहीं है ना, ये तो उनकी है। तो इसलिए आई थिंक इसको उस तरह स्ट्रेच न किया जाए। ठीक है जी, ठीक है। जल साहब, इस हवाले से बताइए, जब MPA कोई होता है उसको अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए, फ़ंड लेने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात करनी होती है। अगर वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और आपके MPAs उनको मिल रहे हैं तो उनको निकाल देना क्या दुरुस्त फैसला है? क्या इससे पार्टी में डिसिप्लिन आ जाएगा, अलम बगावत मजीद बुलंद नहीं होगा? क्योंकि वापस लोगों ने अपने हल्कों में काम दिखाकर ही वोट लेने जाना है। देखिए, बात यह है कि आप अगर एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हैं ना, तो ये तो आपका राइट बनता है कि अगर आपका पॉइंट डिफरेंट है तो आप पार्टी को छोड़ दें, बजाय पार्टी निकालने के
आपको पार्टी जो है वो आप अपने ज़मीर के मुताबिक आप समझते हैं चीज़ ठीक नहीं है तो आप रिज़ाइन करके अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी की सफ में भी रहें और पार्टी की पॉलिसी को भी न चलाएं तो फिर आपको पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं है सारा को पार्टी से निकाले और ये डिसिप्लिन कायम करने के लिए ज़रूरी भी है। जी ठीक है जहल साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे हमसे बात कर रहे थे। इसी तमाम तर जो सियासी सूरत हाल बन रही है बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये वजह क्या बनी, इतनी खामोशी रही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बोल पड़े और अब आप समझते हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं? जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं खामोश शायद इसलिए रहे थे कि वो पहले जेल में थे, जेल से हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से बाहर भेजे गए तो यूं लगता था कि जैसे कोई उनकी खामोश कोई मुफाहमत है और शायद वो इसलिए खामोश हैं। लेकिन जब वो मुफाहमत टूटी है तो वो मुज़ाहमत पर आ गए हैं और वो बोलना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि अब मुफाहमत से मुज़ाहमत का सफ़र जो है वो शुरू है। बिल्कुल सही। सुहेल वड़ाइच साहब आपके इल्म में है शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले की थी, उन्होंने खुल के कह दिया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद उनकी बाकी अबूरी ज़मानत जो है वो ख़त्म, उन्होंने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली। ये जो उनकी खामोशी और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की फिर वो जिसे कहना चाहिए हुकूमती बयान के मुताबिक मुसलसल कौमी राजों से पर्दा उठाना, गैर मुल्की साजिश के या गैर मुल्कियों के एमा पर मुल्क दुश्मनी करना, आपके ख्याल में ये खामोशी से ये मुज़ाहमत तक का सफ़र दोबारा तय होने की वजह क्या बनी है और अब आगे ये कहाँ पे ये सिलसिला जाके रुकेगा भी कि नहीं? देखें जब तक तो मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद खामोशी रही तो वो भी खामोश रहे। जब यहाँ पे ये कहा गया कि वो वापस उनको लाया जाए, अदालतें भी मुतहर्रिक हुई, गवर्नमेंट ने भी कहना शुरू कर दिया कि इनको हर सूरत वापस लाना है, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ से वापस लाने की, तो फिर मेरे ख्याल है उनके पास कोई रास्ता नहीं आता, या तो मफरूर होकर और गुम हो जाते, खामोश रहते और यूं अपनी सियासी कास्ट उन्हें पे करनी पड़ती और उनका वोटर जो है वो उनके बारे में मशकूक होता। तो उन्होंने ये चूज किया है कि भाई बजाय इसके खामोश रहने के मैं बोलूं और अपना नुक्ता नज़र जो है वो लोगों के सामने लाऊं। जी ठीक है सुहेल वड़ाइच साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि अपोजिशन किसी वक्त में जाकर इस्तीफे देगी, सेनेट इलेक्शन से पहले कोई ऐसा मामला आ सकता है, और अगर वो इस्तीफे देती है तो जैसे वज़ीर आज़म ने कल कहा कि हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे, इलेक्शन करवाना इतना आसान होगा, एंड क्या है, हल क्या होगा इसका? देखें वज़ीर आज़म साहब के कहने का तो मतलब यह है कि वो अकेले ही मुल्क चला लेंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है। मुल्क की आधी आबादी उनके साथ नहीं है क्योंकि आधी आबादी ने नून को, अपोजिशन को, बाकी पार्टियों को वोट किया, तो इसलिए ये अफवाह तफहीम से चलना ही मुनासिब होता है। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप झुक जाते हैं। आप हुकूमत में जाकर अगर खड़े रहें और अकड़े रहें तो उसका नुकसान होता है, फिर आप गिर जाते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस होगी एक सहाफ़ी के तौर पे कि डेमोक्रेटिक कल्चर जो है उसको फ़रोग़ दें और आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए मुल्क के मामलात को हल करें। जी ठीक है, मुल्क के मामलात को पार्लियामेंट के ज़रिए हल किया जाए। साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और लेकिन जो कुछ भी है हमें गैर लचकदार मौक़िफ़ जो है वो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, और यही बात सुहेल वड़ाइच भी कर रहे थे अभी कि गैर लचकदार जब मौक़िफ़ आ जाता है तो फिर मुज़ाहमत बढ़ती है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं कोई रास्ता खुला रहना चाहिए ताकि मुल्क का जो एक निज़ाम हुकूमत है और निज़ाम जो मईशत है वो सब चलता रहे। टाइम फॉर ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। फराग, कई ऐसी स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं हुकूमत की जानिब से जिनको ना तनकीद का निशाना हम भी बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जिनकी तारीफ़ करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। जो अच्छी बात हो उसे अच्छा कहना और जो बुरा है उसे बुरा कहना ही हक है और यही इंसाफ है। लेकिन बहरहाल अब पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम जो है वो सामने आई है, जिसमें महंगाई के मुसलसल झटकों से निढाल अवाम के लिए ये अच्छी खबर है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोज़गार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। आसान शराइत के तहत कम शरह सूद पर 30 अरब रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। बिल्कुल, इसकी तकरीब हुई, उन्होंने इफ्तिताह किया, खिताब किया वज़ीर आला पंजाब ने। उन्होंने कहा कि वादों पर अमल का आगाज़ हमने कर दिया है। मर्द, ख़ातीन और ख्वाजा सरा जो है ना, उनको भी और स्पेशल अफराद को भी शामिल किया गया, इनको भी इस कर्ज स्कीम में शामिल कर दिया गया और अब ये भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने भी तकरीब से खिताब किया था ना। उन्होंने भी कहा था कि ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ जो अवाम के दिल की आवाज़ है। इस रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा जो है आसान शराइत पे दिया जा रहा है। 16 लाख से ज़ायद अफराद को तकरीबन ये कर्जा जो है मिलेगा। 20 से 50 साल तक की उम्र ये लिमिट रखी है उन्होंने। इसके मर्द, ख़वातीन जैसे बताया है, ख्वाजा सरा, सब लोग जो है दरमियाने दर्जे के कारोबार करने के लिए कर्जा ले सकेंगे। और पहली मरतबा सूबे में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ख्वाजा सरा और स्पेशल यानी कि जो खुसूसी अफराद हैं उनको भी पंजाब रोज़गार स्कीम का नाम दिया गया है और अब वो इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। एक ऐसी स्कीम है। अब कुछ सवालात तो फिर कोई स्कीम या कोई पॉलिसी या कुछ भी ऐसा आता है तो ये जन्म लेते हैं, क्या ये कामयाब होगी? जो मोटिव्स हैं, जो कहा गया है, क्या इसको रीच हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? पहले भी कुछ स्कीम्स आई लेकिन तो जानते हैं ना, इस बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना है हाशिम जमा बख्त। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। बताइएगा ये जो पंजाब रोज़गार स्कीम है, इसके बारे में हमें तफसील से कि हुकूमत पंजाब ने इन कर्ज़ों पे कितना मार्कअप रखा है, कितने फ़ीसद जो है वो हुकूमत लेगी, वापस कर्ज देते हुए देने पड़ेंगे और सब्सिडी कितनी देगी? जी, ये एक पहली बारी पंजाब के अंदर इस स्केल की एक स्कीम आई है। इंशाअल्लाह इससे तकरीबन हम 30 अरब रुपए के कर्जा जात दिए जाएंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी मिलेगा और नए रोजगार जो लोग ढूंढ रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको भी मिलेगा। इसमें मार्कअप रेट सब्सिडाइज किया गया और 4 से 5% इसका रेट होगा। ये 2 से 5 साल का लोन पीरियड होगा, जिसमें पहले 6 महीने ग्रेस पीरियड के होंगे। इसमें ना सिर्फ आपने बिजनेसेस का ख्याल रखा है, बल्कि आपने ऐसे तबकात जो पहले महरूम रहे हैं, जैसे ख़वातीन के लिए और ख्वाजा सराहों के लिए, उनके लिए भी इसमें फंड रखे गए ताकि अगर वो भी अपना काम शुरू कर। जी ठीक है, हाशिम जमा बख्त साहब, ये बताइएगा, कोई नौजवान है, कर्ज लेता है, कारोबार करता है, कारोबार में उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है, फिर हुकूमत या बैंक क्या रियायत देंगे? क्या तब कुछ ऐसा होगा कि उसको सहूलत मिल सकेगी या फिर नहीं, प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, ये वापस करने ही पड़ेंगे नौजवान को? बल्कि हमने इसमें तो टेफ्टा का भी रोल लेके आए हैं ताकि वो नौजवान को हुनर भी सिखाएं। अगर कोई हमारे टेफ्टा के हुनरमंद नौजवान भी इसको लेना चाहें तो उनको ये भी मिलेगा। साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हम बिजनेस फिजिबिलिटीज भी छोटे बिजनेसेस के लिए बनवा लें ताकि लोगों को ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस करने के तरीके भी आए, ताकि इसमें लॉस होने के चांसेस कम। जब मैंने पहले अर्ज किया कि जिस तरह इसका हमने मार्कअप रेट ही कम रखा है, तो उससे हम चाह ये रहे हैं कि फाइनेंशियली इतना उस पर बोझ ही ना पड़े कि वो अपनी किस्त अदा ना कर सके। और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये स्कीम सक्सेसफुल होगी और सब लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका एक अच्छा सक्सेस रेट होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरह की जो स्कीम्स पहले लॉन्च की जाती थी, मुख्तलिफ हुकूमतों ने की है। वज़ीर आज़म रोज़गार स्कीम लॉन्च की, वो हरे रंग की गाड़ियाँ भी दी जाती थी, फिर वो येलो कैब्स भी थी, इस तरह की चीज़ें भी थी। तो उनमें और इस पंजाब रोज़गार स्कीम में क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्या आप समझते हैं फ़र्क पड़ेगा इससे पंजाब के जो लोग इससे अवेल करेंगे? जी, ये स्कीम जो है इसमें पेसेक भी इन्वॉल्व है और बैंक ऑफ पंजाब भी इन्वॉल्व है। पहले तो एक येलो कैब से रिलेटेड कोई स्कीम आ गई तो आ गई, या एक सेक्शन के लिए स्कीम आ गई। ये सारी बिजनेसेस के लिए खुद, खासतौर पे कोविड के बाद ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी केटर करने के लिए खुली है। ये बड़ी वाइड स्प्रेड स्कीम है। इसमें तकरीबन सब शोबा जात का ख्याल रखा जा रहा है और एक सब्सिडाइज्ड रेट है। इसमें बैंक भी शामिल है और पेसेक भी शामिल है। वो साथ साथ बिजनेसेस को गाइड भी करेंगे और ये आसान लोन की फरहमी की वजह से एक पूरे पंजाब की मईशत के अंदर
किसी खास एक तबके नहीं बल्कि सारी मईशत के अंदर। जी ठीक है हाशिम जवाब साहब, जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है ना तो पिछली जो स्कीम्स है जिस तरह फराह ने भी जिक्र किया उनकी जानिब दिमाग फौरी जाता है कि भाई वो भी बहुत पैसे थे, आवाम को मिले भी थे, लेकिन वो स्कीम्स जो थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई और फिर जब हुकूमत ने रिकवरीज करनी थी तो हुकूमत रिकवरीज भी नहीं कर सकी थी। क्या पिछली जो सारी स्कीम्स थी उनको पढ़ लिया गया, उनको एनालाइज कर लिया गया, उनसे इस स्कीम में फ़र्क क्या रखा गया? जो पहले स्कीमें आई हैं जी उनको सोचा नहीं गया, उन लोगों के साथ बैठ के उनके बिजनेस प्लान नहीं देखे गए, उनके आइडियाज को अप्रूव नहीं किया गया, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं की गई, उन लोगों की आपने जो उनको हुनर सिखाने की सनत होती है, कभी डेप्टा पे ही कोई इस्तेमाल नहीं किए गए, कोई खर्चा नहीं किया गया। तो यहाँ तो हम एक नौजवान को हुनर भी सिखा रहे हैं, अगर वो चाहें तो उनकी बिजनेस में उनको हेल्प भी कर रहे हैं और उनको वो पैसे भी फराहम कर रहे हैं ताकि वो अपनी बिजनेस का आगाज कर सकें। अगर इन तीन चीजों को अगर आप देखें तो इस स्कीमों में और पुरानी स्कीमों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ कर्जा बराए नाम कर्जा नहीं है, इसमें आप बैंक्स की ड्यू डिलिजेंस भी इन्वॉल्व है और इंशाल्लाह इसी स्कीम से आप देखिएगा पंजाब के अंदर कम से कम 16 लाख नए रोजगार मौके फराहम होंगे और उससे बहुत सारी बिजनेसेस भी मुख्तलिफ हैं जिसमें और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, आपके इल्म में ही होगा हाशिम जवाब बख्श साहब, अभी कल ही की बात है कि गैस भी बढ़ा दिया गया और गैस का टैरिफ भी, बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। तो जहाँ पर गैस और बिजली के ये नरखों रेट्स हों, फिर और बहुत सारे मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ता है कारोबारी तबके को, उनको सहूलत सब्सिडी नहीं उस तरह से मिल पा रही है। तो आप समझते हैं कि सिर्फ ये पैसे देना और ये रोज़गार देना जो है ये उनको मतलब नए कारोबार के लिए सहूलत का जरिया बायस बनेगा या उनको कुछ और भी चीज़ें दी जाएंगी? बता दीजिएगा कि सिर्फ नए रोज़गार करने वालों के लिए स्कीम है या जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं बिजनेसेस वो भी इस रोज़गार पंजाब रोज़गार स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं? आप की जो बात है ना कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान का ग्लोबल एक इंडिकेटर होता है, आलमी बैंक निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो पहली बारी है कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यहाँ आए कि पाकिस्तानी हुकूमत चाहे वो सूबाई हो या फेडरल गवर्नमेंट की, पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें बिजनेस के शुरू होने में आती हैं उनको दूर किया है और आपने आलमी रेस के अंदर एक नुमाया पोजीशन हासिल की। ठीक, तो वो रुकावटों को हम दूर कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हकीकी मानों में हमने आगे लेके जाना है और जहाँ पे ये नई बिजनेसेस का ताल्लुक है, जब तक आप इन्हीं चीज़ों को फ़रोग नहीं देंगे कि वो प्रोसेसेस में और ब्यूरोक्रेसी की चीज़ों में और अप्रूवल देने में ही फंसे रहे तो वो अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते। हमने यही कोशिश करनी है कि सरमायाकारी छोटी स्केल की हो, बड़ी स्केल की हो, वो जैसा करना चाहें हमें उनको आसानी प्रोवाइड करनी चाहिए, आसानी देनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आम है। हाशिम जवाब बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईज ऑफ बिजनेस आम है या नहीं है? ईज ऑफ बाइंग गोल्ड जो है वो नहीं रहा, वो बड़ा मुश्किल हो गया और फराह बहुत दुखी थी। सुबह भी फराह जो है ना बहुत ज्यादा दुखी थी कि पहले तो सोना महंगा होता जा रहा है और अब जो है सोना ले खरीदना भी इतना आसान नहीं है। एज इफ आप तो दुखी नहीं है ना, मतलब ये हर वो जिन लोगों ने अभी शादियां करनी है, शादियां होनी है उनके घरों में और देना ही पड़ता है हमारी इस सोशल सिस्टम में, तो वहाँ पर खासी परेशानी है। इसलिए कि सोना ये सिर्फ एक जैसे हम इसे गिनते हैं ये एक मतलब एक्स्ट्रा उसमें, लेकिन एक्चुअली ये हमारे यहाँ कमोडिटी है। अगर सोने के बगैर बेटी को रुखसत कर दिया जाए बहुत बड़ा ताना है, जो गलत बात है, गलत बात। लेकिन ये है आज भी हमारी शादियों में जो तयन होता है इससे होता है कितना सोना दिया है, कितना सोना डाला है। लेकिन फर्क बात यह है कि शादियों के बाद खातीन ने किसी को जहेज नहीं देना होता, लेकिन उनको फिर भी खरीदने के बहुत ज्यादा शौक होता है। तो वो जो शौक रखने वाली खातीन है ना, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। कि एक साहब ने लिखा हुआ था कि मैंने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा तो उसकी वर्थ अब जो है वो घट के आधी होगी, और बेगम ने 1.5 लाख रुपए का सोना खरीदा तो उसकी वर्थ जो है मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी। यानी कि सोना खरीद लेना ज्यादा बेहतर है मोबाइल खरीदने से। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो सोना खरीदने के लिए जो पहले वाला तरीका कार था उसे आप भूल जाएं, इसलिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कड़ी शराइत पर अमल दरामद शुरू हो गया और उसमें जाहिर है सोने को भी अकाउंटेबल किया गया है, जेवरात और सोने के लेन देन
को दस्तावेजी बनाने के अमल का आगाज़ किया है। अब अगर आप 20 लाख रुपए का सोना खरीदेंगे ना तो खरीदने और बेचने वाले दोनों का रिकॉर्ड होगा और जाहिर है वो फिर FBR के साथ शेयर बिल्कुल ऐसे ही। और सुनार जो है अपने ग्राहकों के शनाख्ती कार्ड की तफसीलात फ्राहम करने का पाबंद होगा। ऐसा मामला FBR की जानिब से पहले भी हुआ था कि जब खरीदो फरोख्त 50,000 से ऊपर होगी फिर शनाख्ती कार्ड होगा, जिसके ऊपर डेडलॉक हो गया था शब्बर जैदी साहब के साथ। अब ये मामला किस तरीके से सराफा बाजार के लोग, सराफा एसोसिएशन के लोग देख रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। हाजी हारून रशीद चांद साथ मौजूद हैं, सिंध एसोसिएशन सराफा के सदर हैं। बहुत शुक्रिया हाजी हारून साहब आपका। हाजी हारून साहब कहिएगा कि ये जो एक शर्त रख दी गई है 20 लाख रुपए मालियत का सोना जेवरात, ये शायद खरीदार जो है, छोटा खरीदार है, उसके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी शनाख्ती कार्ड लेना? क्या ग्राहक अपना शनाख्ती कार्ड देना पसंद करेगा या उसके लिए ईजी होगा? देखिए, पहले तो जनरल ट्रेडर्स के साथ इनके मुज़ाकरात फेल हो गए हैं। अब वो जो उनको तो कामयाब कर नहीं सके, अब ये ज्वेलर्स की तरफ आए नहीं। देखिए, 6 महीने पूरे मुल्क में लॉकडाउन रहा है, कारोबार है नहीं, परचेसिंग पावर नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। एक इंडस्ट्री का दर्जा था वो ख़त्म हो गया है, लोग बेरोज़गार हो गए। हमारा कारीगर तबका बिरयानी और रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गया है। अब ऊपर से काम नहीं है, ऊपर से प्राइसेस इतनी बढ़ी हुई है कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। मुल्क के अंदर 5-5, 8-8 हज़ार रुपये अंडर कॉस्ट है। दुबई से यहाँ सोना सस्ता बिक रहा है, या दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, कोई लेने वाला नहीं है। शादी का सीज़न लॉकडाउन की वजह से बंद है। अब ऊपर से इन्होंने शनाख्ती कार्ड का एक मसला जो कर दिया है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब से बना है, जब से एक विरासत है कि बच्ची जब विदा होती तो माँ बाप अपना जेवर देते हैं। अब लोग क़ुव्वत खरीदनी है, अब नया सोना क्या, वो पुराना जेवर दे के भी उसमें थोड़ा बहुत नया डाल के देंगे। अब बताइए कि इसमें कैसे हम इनसे शनाख्ती कार्ड लें और कैसे काम करें, कैसे हमारे पास आएंगे। फिर जो अनलीगल चैनल है और अनलीगल चैनल जो घरों में कारीगर बैठे हुए हैं, वहाँ जाके वो सुनारों से माल बनाएंगे और दुकानें खाली रहेंगी। अच्छा, तो अब ना हुकूमत को रिन्यू मिलेगा ना टैक्स मिलेगा। आप बताइए कि ठीक है सर, आपने ये तमाम रिजर्वेशंस हुकूमत के सामने रखी हैं कि ये मामला हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ इस चीज़ से कि ख़वातीन बाज़ औक़ात पुरानी ज्वेलरी ले जाती हैं और उसके बदले में लेकर आती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे होगी। लेकिन आपके भी इल्म में होगा कि ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती है, ये दस्तावेजी ये लिखा नहीं जाता था ना, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको गलत भी इस्तेमाल करते थे। आप उससे वाकिफ़ हैं और आप नहीं समझते कि उस हवाले से एक बेहतर कदम है, कुछ इस पर रद्दोबदल किया जाना चाहिए? नहीं, देखें, वहाँ जहाँ बड़े लोगों को बड़ी बातें हैं उनकी तरफ तो ध्यान नहीं है। अब ये ज्वेलर्स के ऊपर आए। अब बताइए कि बड़े बड़े जो सेल टैक्स में जो रजिस्टर है ज्वेलर्स, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, मगर एक छोटा दुकानदार जिसके पास 3x5 की दुकान है, वो कहाँ मुंशी रखेगा, कहाँ डॉक्यूमेंट्स रखेगा, किस तरह करेगा। और जनरल ट्रेडर्स से इनके मुज़ाकरात हुए हैं और हमसे तो उन्होंने बैठ के बात भी नहीं की है। हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं FBR हमसे बैठ के बात करें। देखो, जनरल ट्रेडर्स की झाड़ू अंदर से बाहर निकलती है, हमारी बाहर से अंदर आती है। ये ट्रेड मुनफरद ट्रेड है। आप इससे हमारे से बैठ के बात करें, हमसे कुछ सुने, कुछ सुने समझे, फिर हम इनसे बात करेंगे। इससे पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, कानून बना दिया। अब बताइए कि वैसे ही लोग यहाँ से ठीक है। हाजी हारून साहब, ये क्लियर कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो मुश्किल है या डॉक्यूमेंटेशन होनी ही नहीं चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? और जो आप कह रहे हैं कि हमारे से बात करें तो हम उनको तजावीज़ देंगे, आपकी तजावीज़ हैं क्या? देखिए, मेरी बात सुने कि जो बड़े जो हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, चलो 20 लाख से ऊपर के जो लोग हैं, मगर ये तो 6-8 लाख वाले को भी तंग करेंगे। आपको तो मालूम है ब्यूरोक्रेसी किसी को नहीं छोड़ती, फिर वो उनको भी तंग करेगी, तो हमारे तो एक पैनिक पैदा हो जाएगा। उस बहाने से छोटों को तंग करे जाएगा, तो किस तरह काम चलेगा। ये इंडस्ट्री का दर्जा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो देखिए, कोई भी हुकूमत जो है वो चैम्बर से मशवरे लेते हैं, फेडरेशन से लेते हैं, ज्वेलर्स ट्रेड से लेते हैं, मगर लिए आपने हुक्म जारी कर दिया। अच्छा, तो अब हमारी भी तो सुन लें, आप देखते क्या हमें जी, एक दफ़ा 20 लाख की खरीदारी पर ये मसला है या फिर कोई लाख रुपए की भी ले, 50,000 की भी ले सोना, तब भी उसे ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? नहीं, इन्होंने तो 20 लाख की कहा है,
जब से 20 लाख है, अब इनको सोचना चाहिए कि गोल्ड प्राइसेस 70-80 हज़ार से बढ़ के 1,12,000 तक पहुंच गई है। तो अब 20 लाख के उनको 30 लाख 40 लाख करने चाहिए। तो ये बैठ के बात करनी चाहिए, इन्होंने जो पुराने रेट थे एक बेंचमार्क लगाया गया है उसको बढ़ा देना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। हाजी हारून रशीद चांद साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। फरा, वो मामला यही है कि डॉक्यूमेंटेशन करना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, और लेकिन इसके बावजूद डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि ब्लैक इकोनॉमी जो है वो जब तक रहती है, पैसा इस तरह गैर कानूनी चैनल्स के ज़रिए से गर्दिश में रहता है, तब तक मुल्क को भी इसका नुकसान रहता है, मईशत को भी नुकसान रहता है। वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान में, और सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। आवाम पर एक बार फिर चुपके से महंगाई का बम गिरा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस मीटर्स का रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। अदम बर्दाश्त मुआशरे को दीमक की तरह चाटने लगा। ताकतवर एहसास बर्तरी में मुब्तला। बुरेवाला में अफसोसनाक वाकया, निजी स्कूल का गार्ड अफसरशाही का शिकार हो गया। 14 मरलों पर मुहित चिन्योट का ताज महल कहलाने वाला उम्र हयात पैलेस, लकड़ी की इमारत नायाब मुगलो ईरानी फन्ने तामीर का हसीन नमूना। जी वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और आपके सामने होगा कि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो कुछ फैसले किए हैं गुज़िश्ता दिनों, उसमें बिजली की कीमत भी बढ़ाई गई, 1 रुपया 62 पैसे फ़ी यूनिट, और फिर गैस के मीटर के किराए में 20 रुपया इजाफा। सब्सिडी भी अगर शामिल की जाए तो उसमें बिजली के जो नर्ख हैं वो भी 1 रुपया 30 पैसे रहेगा, अगर सब्सिडी भी हम डाल ली जाए, जो कि उन्होंने कहा है कि सब्सिडी दे के हम करेंगे। लेकिन जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 32 पैसे इजाफा किया गया। गैस के टैरिफ में भी हमजा इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल, हर चीज़ हर शोबे की बात की जाए ना, तो महीने से फरवरी तक का महंगाई का बम गिरा दिया गया। इस महीने से फरवरी तक का जो है ना वो 930 रुपये फी MMBTU औसतन, जबकि मार्च से जो है मकामी टैरिफ के तौर पर उसमें इजाफा होगा। सो एक तरफ तो गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पैदावार कम होती जा रही है, दूसरा मुतबादिल जो है उसका भी कोई इंतजाम और बंदोबस्त नहीं है। मुतबादिल हमारे पास LPG है वो भी महंगा कर दिया गया, 3 रुपए फी किलो, वो भी 3 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। और लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे LPG जो है 120 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगा। इसको गरीब का जो है ना वो कहते हैं फ्यूल कहा जाता है, लेकिन गरीब का जो फ्यूल है उस पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास ये सबसे ज़्यादा महंगी है पूरे उसमें, हमारे बहुत नज़दीक है 40% LPG हमारे करीबी मशरिक वस्ता में मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा है। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 27,000 है। अगर इस प्रॉफिट मार्जिन को कम किया जाए तो फिर लोगों को रिलीफ मिल सकता है। गालिबन 1 टन के ऊपर जो मुनाफा है 27,000 है, लेकिन अगर हम दूसरे फ्यूल की बात कर लें, पेट्रोल डीजल की, तो वो तो 7-8 हज़ार रुपया बनता है। इसमें मार्जिन कितना ज़्यादा? लेकिन गरीब का जो फ्यूल है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जो है। घरेलू सिलेंडर का भी इनको बता देते हैं जी कि घरेलू सिलेंडर जो था ना LPG का, वो 1382 से बढ़कर 1416 रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। और इक्तिसादी राबता कमेटी का जिक्र किया, मुशीर खजाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था, और तकरीबन हर चीज़ ही महंगी कर दी गई। तकरीबन हर चीज़, मतलब सस्ता क्या हुआ है? जब पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं उसमें ठीक है कि लाइट डीजल की कीमत जो है वो थोड़ी सी उसमें कमी की गई, 2 रुपया कुछ पैसे, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें भी बरकरार रखना, वो भी आवाम को रिलीफ ना मिलना है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर यह है कि एनर्जी सेक्टर जो हमारा है, जिसके हवाले से वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं, उमर अयूब साहब ये कह चुके हैं कि सर्दियों में गैस आपको नहीं मिलेगी, घरेलू सार्फिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहरान आने वाला है। तो एनर्जी सेक्टर के लिए मुश्किलात हैं, क्यों? क्वेश्चन ये है। बिल्कुल, और हमारी इंडस्ट्री भी कैसे चलेगी, घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे, क्या रिप्लेसमेंट, क्या मुतबादिल पॉलिसी मौजूद है, जानेंगे। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम GS आबरी साहब, वेलकम इन सुबह सवेरे पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। बताइएगा सर, ये तो परेशान कुन खबरें हैं, तो ये आज तो नहीं हुआ कि हमारे सामने आया हो कि हमारी जो गैस है वो मुसलसल घटती चली जा रही है। यानी पिछले साल जो पैदावार थी 4000 मिलियन मुकाब फुट थी, जो इस साल कम होकर 3500 हो गई है। अगले साल कह रहे हैं कि और भी कम हो जाएगी, 3200 मिलियन मुकाब फुट तक आ जाएगी। तो गैस की प्रोडक्शन घटती चली जा रही है। एक पहले तो इसकी वजूहात बताइएगा, क्यों हम गैस में अब खुद कफील नहीं रहे, हमें गैस की कमी का सामना करना पड़ा है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बहरान आएगा।
जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और मेरे व्यूअर्स को। मैं यहाँ बताता चलूँ बहुत जल्दी क्योंकि आपके पास टाइम कम है। देखिए, एनर्जी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है सारी दुनिया में, हमारा नहीं हर जगह बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होता है। एनर्जी सेक्टर हमारे यहाँ टोटली रूइंड हो गया है और रोज बरोज रूइंड होता चला जा रहा है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि गैस की शॉर्टफॉल, देखिए गैस क्या चीज है, गैस लोकल प्रोडक्शन। अब इसके टू मीट द शॉर्टफॉल आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इम्पोर्ट करें या डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करें। इम्पोर्ट के ऊपर मैं पहले कहता हूँ कि बहुत बड़ा माफिया है और हमें इस मुल्क को डंपिंग ग्राउंड, नॉट सिर्फ गैस के इम्पोर्ट पे, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इम्पोर्ट वगैरह पे मैं अपने आपको 40 साल के तजर्बे से आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि इस मुल्क को डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं इम्पोर्ट्स के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। ज़ाहिर शॉर्ट टर्म मजबूरी करनी पड़ती है, वो और बात है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल डोमेस्टिक की तरफ। देखिए, डोमेस्टिक एनर्जी जो है, मैं एनर्जी के ऊपर बात कर रहा हूँ, बाद में गैस पे आऊँगा। हमें आज तक रिन्यूएबल, हमारी इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है दुनिया में, पिछले 25 साल से रिन्यूएबल्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, आजकल तो शुरू हुआ है, बट बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। रिन्यूएबल्स पे हमें वो एम्फसाइज करना चाहिए जो सस्ती। अब आप बात करें सस्ती एनर्जी के लिए, मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ। उसके बाद हाइड्रो हमें इतना हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने आजकल कुछ बड़ा शुरू किया है, नमक से भी ज्यादा कर दिया है रिन्यूएबल्स के, मैंने मिसाल दिया था आटे में नमक। यस यू आर डूइंग, बट देयर इज सो मच ऑफ पोटेंशियल और बिजली इससे सस्ती होती है। ठीक है, क्योंकि हमें इनपुट पे देखिए। अब आप आते हैं गैस पे। डोमेस्टिक में जो बार बार कहता हूँ कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। ये जो डोमेस्टिक यूज का फायदा होता है, बिसाइड चीप गैस, हमें होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों को जीडीपी बढ़ता है, और जब चीजें एनर्जी कॉस्ट कम होती है फिर आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है ना वो हमारा इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। तो हमारी एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हो रही सर? सवाल तो यही है कि जब हमें पता है क्यों, उसकी वजह से क्यों नहीं हो रही। देखिए, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस नहीं है। पहले ये एक्सप्लोरेशन में 8-8, 10-10 साल लगते हैं। सस्टेन पॉलिसी, क्योंकि अभी तक सस्टेन पॉलिसी नहीं है। हमें बलूचिस्तान में जो है ना इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पे हम करें और पब्लिक सेक्टर को हम यूटिलाइज करें, क्योंकि जाहिर है प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं आती है। लेकिन दुनिया में मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अफ्रीका वगैरह में भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी जाती हैं और उनका जी ठीक है जी, साबरी साहब, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, आप साथ गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो अफसरशाही के ऊपर वो मल्टीनेशनल कंपनीज डाल देती हैं कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता, फाइलें कई अरसा पड़ी रहती हैं। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी लिंक किया जाता है कि अफसरशाही का रवैया इसमें दुरुस्त नहीं है, हमारी फाइल्स ही नहीं पास होती और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज से काम ही नहीं करती। जी, ये देखिए ये बात वजह है, लेकिन मैं क्योंकि खुद रिटायर्ड रहा हूँ तो मेरे लिए ये बड़ा मायूब होता है कि मैं लोगों के लिए बात करूँ। बट यस, हमें अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव टू बी इक्वल पार्टनर, दे हैव टू बी वर्किंग, उसको शोल्डर टू शोल्डर जिसमें कहते हैं। जब तक वो शोल्डर टू शोल्डर नहीं करेंगे ये काम कहीं भी नहीं होगा, मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग सर आपके ख्याल में मौजूद है? अगर हमें मालूम है कि गैस की हम एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर रहे, हमारे पास गैस की पैदावार भी घट रही है और हमें गैस की ज़रूरत भी बढ़ रही है, हमें इंडस्ट्री को भी देना है, घरों को भी देना है, तो हमारे पास पॉलिसी क्या है, कोई बनाई गई है? देखिए, पॉलिसी जो है ना इसको बनानी चाहिए। सबसे पहले मैं मना करता हूँ कि गैस की अनप्लान्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना न्यू टाउन विलेजेस को नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट भी विलेजेस को दे रही है, विच इज रॉन्ग। हमें एलपी, क्योंकि इसकी कॉस्ट बड़ी महंगी हो जाती है, लॉसेस बढ़ते हैं, ये सारी चीजें, इसके अगेंस्ट हमें एलपीजी देनी चाहिए। ठीक है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन दैट कैन बी वेरी मॉनिटर्ड और बड़े तरीके से वो हो सकता है काम। तो ये हमें इसका ये करना चाहिए। और डोमेस्टिक सबसे पहले है कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन हम अपनी करें। जी ठीक है जी, साबरी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहे। और हमजा, आपको पता है ईरान का और यूनान का जो इख्तलाफ चल रहा है वो इस रिसोर्सेज पर चल रहा है। समंदर के अंदर वो ड्रिलिंग कर रहे हैं जहाँ गैस के ज़खायर, जो कि उर्दगान ने, तुर्की सदर ने बताया, और वो कह रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को नहीं जाने देंगे किसी और के पास, और हम एक्सप्लोरेशन ही नहीं कर रहे। हमारे तरफ लैक ऑफ प्लानिंग तो एक मसला है ही, लेकिन दूसरा मसला फरा वो है जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं, अदम बर्दाश्त बहुत बड़ा हमारे माशरे के लिए एक मसला बन गया है और दीमक की तरह ये हमारे माशरे को चाट रहा है। हर ताकतवर अपने से कमज़ोर को इंसान समझने को ही तैयार नहीं है। ये अफसोसनाक वाक़या आपने भी देखा होगा, हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिखाना शुरू कर देगी। एक निजी स्कूल का गार्ड अफसरशाही का शिकार हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहुंचते हैं वहाँ पे और चूंकि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिलता और वो अब एज पर SOPs वो चेक कर रहा है टेम्परेचर और उन्हें नागवार गुजरता है, तो फिर उसके ऊपर जो है यलगार कर दी जाती है, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, घसीट कर लेकर भी जाया जाता है, FIR भी काटी जाती है। अब ठीक है कि मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया है
और असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन क्या ये काफ़ी? ये काफ़ी है। और देखें फरा, हम कल जब ये मामला आया, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि भाई एक वाकया हमारे स्कूल में ऐसा हो चुका है, मुसल्ला गार्ड्स आपके साथ मौजूद हैं, आप सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद हैं, ठीक है आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन एक गार्ड की ड्यूटी है कि आपको दाखिल होने देगा या नहीं देगा। तो उसने आपको देखना है, अपना काम कर रहा है और आपको वही अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि एसी साहब को उस गार्ड को इनाम देना चाहिए था कि आप अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपने इस चीज़ को भी नहीं देखा कि मैं हूँ ऑफिसर हूँ, आप डरे नहीं हैं, आपने अपना काम बिल्कुल अपने प्रोटोकॉल अपने एसओपी के मुताबिक किया है। वेल डन। वो वेल डन क्या कहना था, उल्टा उन्होंने उसको जो है वो ताप का निशाना बना दिया, मुकदमा करवाया गया, तो क्या एग्जाम्पल सेट किया आपने? बस यही देखने की जरूरत है कि अदम बर्दाश्त क्यों है, हम क्यों नहीं समझने को तैयार। अब जैसे ही है वार्डन अक्सर किसी बड़े आदमी का चालान करने लगते हैं तो उनको तशद्दुद का निशाना बना दिया। अच्छा, ये तशद्दुद के बढ़ते हुए जो वाक़यात है ना, ये तो अफसरशाही है, ये तो हमारे यहाँ एहसास बर्तरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ तशद्दुद का दिन भी है, अदम तशद्दुद को ख़त्म करने का। आपके सामने भी साहिवाल में खातून पोस्ट मास्टर पे तशद्दुद किया गया था, हमने मतलब मारपीट की गई, हमने उस पर भी बात की थी, लाड़काना में ASI पे इस तरह से। और ये आज भी आप खबरें सुनेंगे ना तो 10 वाक़यात तो आज ही के सिर्फ रिपोर्ट हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे पास मुल्क के मारूफ एक्ट्रेस मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर बताइएगा, ये तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान क्या है, क्यों है? अच्छा, ये जो 21वीं सदी है, इसमें जो तेज़ी आई है तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान की वजह ये भी है क्योंकि हर चीज़ फास्ट ट्रैक पे हो गई है। अब मालूमात एक दूसरे तक बड़ी तेज़ी से पहुंचती हैं। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो चारों तरफ लोगों को उसकी इत्ला हो जाती है। तो पहले मौका मिल जाता था थोड़ा सा, यानी रिएक्ट करने के लिए जो रिएक्शन टाइम था वो पहले बहुत ज़्यादा मिलता था, अब रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। तो इंसान के अंदर चूँकि ये एक पोटेंशियल मौजूद है एग्रेशन का, तो माहौल जब साजगार मिल जाता है तो ये पोटेंशियल बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की नेचर में एग्रेशन है, पर उसके पास जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में बहुत बंदोबस्त कर रखा है, तो एक बंदोबस्त ये भी है कि अगर ज़रूरत पेश आए तो इंसान एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि जंगल के ज़माने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे क्या दूसरा कमज़ोर शख्स बच सकता है? ये गार्ड को अगर हम ले लें, घर में अगर कोई वायलेंट बाप, बाज़ुकात माँ मारते हैं बच्चों को, तशद्दुद करते हैं, टीचर्स मदरसे में जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए? देखिए, जो बचने के टिप्स हैं ना वो तो सबको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन किसी वक्त भी पेश आ सकती है। तो एक तो बात यह है कि जब आप किसी के सामने होते हैं जो अग्रेसिव हो रहा है, तो आपको कम से कम 4 फुट का फासला कर लेना चाहिए। अगर आप 2 फुट पे हैं तो फ़ौरन 4 फुट पे हो जाएं। दूसरी बात यह है कि आप एक ख़ुद लंबा सांस लें और फिर दूसरे को कहें कि यानी आप तशद्दुद नहीं चाहते, आप कंप्लाइंट हैं। जब आप दूसरे को रिएक्ट नहीं करते, किसी सूरत में आप बता देते हैं कि आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही आपकी बात तवज्जो से सुनने के लिए तैयार हूँ। ये मतलब नहीं है कि मानने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ। या आप दूसरे को फिर कोई इश्ताल अंगेज़ बात नहीं करते, जैसे बाज़ुकात बीवी है, खामद जो है वो उसके साथ तशद्दुद पे उतरा हुआ है, तो वो आगे से जब अगर वो कोई ऐसी बात कहेगी तो इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मर्दों को जो है वो ये रवैया रखना चाहिए और ख़वातीन को जो है वो मिन्नत समाजत करनी चाहिए, लेकिन तशद्दुद से बचने के लिए फ़ौरी तौर पर आपको जो इश्ताल अंगेज़ या प्रोवोकेटिव गुफ्तगू जो है वो नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जैसे ये वाक़या है जिसमें एक बड़ा अफसर था, और बड़े अफसरों को ये बड़ा मान होता है कि वो लोगों को खुद ही पता होगा चारों तरफ के वो बहुत बड़े अफसर हैं, और अगर कोई इस तरह बिहेव करता है और कोई गार्ड है और उसको पता है कि ये कोई मुसल्लह शख्स नहीं है जो अंदर दाखिल हो रहा है, अगर वो आ रहा है तो उससे वो इज़्ज़त से पूछ सकता है और थोड़ा पीछे हट सकता है, और अपनी बचत करना पहले बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी एक बहुत बड़ी उन लोगों की जस्टिफिकेशन होती है। कहते हैं यार इनको समझ ही नहीं आती हमारी बात की, हम फिर मारे ना तो क्या करें। इंसानों के लिए ये बड़ा लाजिम है कि वो जो भी करे तो उसकी लॉजिक उनके पास हो, या तो बनी बनाई मिल जाए वो बना ले, कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं से कोई ऐसी पैराडाइम्स या नज़रियात मिल जाते हैं कि जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर कभी किसी तगड़े के साथ भी ये फार्मूला आजमा के देखे ना। ये अमूमन कमज़ोर के साथ क्यों होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? तो ताकत का
एक एहसास है। अब देखिए एक बंदा जो छोटी सी सुजुकी गाड़ी पे होता है ना, वो रिक्शे वाले को और जो बड़े किसी ट्रक पे या बस पे बैठा होता है तो उसको उसकी ताकत का ज़ोम होता है। तो जब हम कोई चीज़ ओढ़ लेते हैं, जैसे कि हम कोई अपनी पोजीशन को ओढ़ लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरे बहुत साथी हैं या मेरा कोई इस तरह का गैंग है जो मुझे बचाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली इंसान का रवैया एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। लेकिन एग्रेसिव रवैयों के अलावा एक पैसिव एग्रेसिव रवैया भी होता है, ये जो उन डरे हुए लोगों का और होता है और बाकी लोगों के लिए ये कौन होते हैं पैसिव एग्रेसिव? पैसिव एग्रेसिव वो होते हैं कि जो सामने तो बहुत तहम्मुल से बात करते हुए नज़र आते हैं लेकिन अंदर से उबाले खा रहे होते हैं और वो बिलवास्ता तरीक़ों से अपनी एग्रेशन का इज़हार करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। ये घर के अफराद भी हो सकते हैं, ये बाहर भी जो दफ्तरों में सबॉर्डिनेट्स होते हैं। अगर कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट से बुरा सलूक करता है तो सबॉर्डिनेट नहीं बुरा सलूक कर सकता, लेकिन वो अदारे को नुकसान पहुंचा के किसी तरह अदारे की स्टेशनरी या अदारे की बिजली ज़ाया करके वो अपनी बढ़ा अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो फिर ये हुकूमती प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं, कोई चीज़ लगी हुई तो उन्हें गुस्सा अपना वो कहीं ना कहीं जहाँ वो गुस्सा निकाल सकते हैं वहाँ पर। डॉक्टर साहब, घर का जो मामला होता है, मैं बच्चों के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि माँ बाप पुरतशद्दुद हों, वो तशद्दुद बच्चों पर करते हों या आपस में कुछ ऐसा मामला हो तो बच्चों की ग्रोथ पर के, जैसे फराह ने भी बात की थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम समझते हैं कि बच्चों को मारेंगे तो वो सीधे रहेंगे। क्या ये बात कितनी गलत है और कितनी दुरुस्त है? बहुत ही गलत बात है। और अगर मैं एक आपको अंदाज़ा देना चाहूँ तो किसी बच्चे के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है और उसके जो बुरे असरात होते हैं, उतना ही असर फिज़िकल अब्यूज़ का भी होता है और उसके बुरे असरात होते हैं जो तादेर ज़िंदगी में उसके साथ चलते हैं। तो जो फिज़िकल अब्यूज़ का जो मैग्नीट्यूड है डैमेज का, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ हो जो हम खुद करते हैं। मारपीट जो है, हर माँ अपना हक समझती है कि वो बच्चे की पिटाई ज़रूर करेगी और वो चूँकि उसका बच्चा है तो उसको कोई मत रोके। और वही माँ जब खामद के हाथों पिटती है तो वो काफ़ी वावेला करती है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर खामद बीवी पे हाथ उठाए तो वो एग्रेशन है, और जो अगर माँ बच्चे पे हाथ उठाए तो वो एग्रेशन नहीं है, वो तरबियत है। छोटी सी बात बता दीजिएगा, औरतों को बड़ा एक्यूज़ किया जाता है आपने अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं की इसलिए वो बीवी को मारते हैं। तो व्हाट टू डू के टू रेज अ रिस्पॉन्सिबल मैन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि फिर नॉन वायलेंट हो, जो अदम तशद्दुद पे यकीन रखता हो। देखिए, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में एग्रेसिव रवैये ना अपनाएं या मारपीट ना करें तो फिर आप उन्हें नमूना बन के मत बताइए। आप मुलाजमों के साथ डिसेंट अगर होंगे तो उसका आपके बच्चों पे बहुत असर पड़ेगा। अगर आप सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपके बच्चे वही सीखेंगे। अच्छा माहौल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अमली नमूना बनना होगा। अपने गुस्से पे काबू पाना बहुत आसान है, लेकिन ये सीखने का काम है, ये विल पावर का काम नहीं है कि आप अपनी विल पावर इस्तेमाल करते हुए अपनी एग्रेशन पे काबू पाएं। तो इससे कहीं बेहतर है कि आप इसको सीख लें। इसको सीख लिया आज के ज़माने में 21वीं सदी में सीखना चीज़ों का बहुत आसान है और ये आप थोड़ी सी कोशिश, एक चीज़ सिखा दें, जस्ट वन, एक टिप दे दें टू स्टार्ट विद। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका वास्ता किसी शख्स से पड़ता है और वो बहुत अग्रेसिव है और आप उससे डील करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आप उसको सवाल कीजिए, आप उसको एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। जितना वो लफ्ज़ों में बोलेगा उतना ही वो हाथों से नहीं बोलेगा। ठीक है। ये एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप सुनने के एंड पे आ जाइए। आप सुनने के एंड पे आ जाइए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया और बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी और बड़े अच्छी वो चीज़ें थी जो आपने हमारे साथ शेयर की हैं। पाकिस्तान की सकाफत जो है ना, उसके खूबसूरत रंग हैं जिसमें उमर हयात पैलेस भी है जो कि चिन्योट का ताज महल कहा जाता है इसको। चिन्योट वैसे भी अपने फर्नीचर के लिए, अपनी खूबसूरत नक्शो निगार वाले लकड़ी की बनी हुई चीज़ों के लिए शोहरत रखता है। तो इसकी तो यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरती है, लेकिन वहाँ पर अदम तवज्जुही जो है वो इस पैलेस को दिमक की तरह इस वक्त चाट रही है। 14 मरलों पर मुहित है ये खूबसूरत पैलेस, जिसपे तय खानों समेत बुलंद बाला 5 मंजिलें भी हैं। इसकी तामीर जो बरसगीर के मशहूर माहिर
आमिर तामीर उस्ताद इलाही बख्श परछा ने की थी, जिनकी शोहरत के चर्चे इंग्लिस्तान तक थे। शेख उमर हयात ने भी इसीलिए जो है 1923 में अपने बेटे गुलजार हयात के लिए जो है इसको बनवाया था, और आज भी शायद इसी वजह से इसको गुलजार मंजिल भी कुछ लोग कहते हैं। और चिन्योट शहर के वस्त में बनी लकड़ी की ये इमारत नायाब मुगलो ईरानी फ़न तामीर का जो है ना एक लेकिन इस वक्त जो है खस्ता हाली का शिकार है। तो हम आपको ले रहे हैं, वहाँ पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं कलीमुल्लाह, वो हमें बताएंगे कि इस वक्त चिन्योट का ये ताजमहल उमर हयात पैलेस जो है वो किस सूरत हाल में है। जी बिल्कुल, चिन्योट तारीखी लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है, और ये छोटा सा जो शहर है कमो बेश 2000 साल पुरानी तारीख के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो शाहकार हैं समोए हुए हैं। तो उन्हीं शाहकारों में से एक शाहकार उमर हयात महल है, जो 1921 से 1930 के दरमियान जो है शेख उमर हयात ने जो है वो अपनी हयात में तामीर करवाया। और ये जो महल है ये यहाँ पर कह सकते हैं कि बरे सगीर का 20वीं सदी का ऐसा शाहकार था जिसकी कहीं और कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस पे 70% जो है वो लकड़ी का काम किया गया है। और जैसे कि फरा आपने खुद भी बताया कि चिन्योट जो है वो फर्नीचर के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इस शाहकार को देखते हुए इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हाथों से लकड़ी पे जो काम किया जाता है वो कितनी बारीक बीनी, कितनी मेहनत, और उस मुनव्वत को जो है वो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो है वो पसंद किया जाता है। ये जो महल है 1930 में मुकम्मल हुआ। उमर हयात एक ताजर थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने यहाँ पर रहायश रखी, और ये शुरू में 5 मनाजिल पे मुश्तमिल था। 1935 में उनकी यहाँ पर जो है वो वफ़ात हो गई। करीब ही यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर उन्हें दफन किया गया, जबकि उनके जो इकलौते बेटे थे गुलजार, शेख गुलजार, वो कलकत्ता में बिजनेस संभाल रहे थे। जब उन्हें पता चला इस सारे मामले का तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो सकूनत इख्तियार की, और शादी के अगले ही रोज़ मुख्तलिफ किस्म की जो रवायतें हैं वो मिलती हैं, तो शादी के अगले ही रोज़ वो भी अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। तो उनकी जो वालदा हैं उन्होंने यहाँ पर ये जो जगह है इसको, महल को, और उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे उन्होंने मनहूस करार देते हुए इस बिल्डिंग को छोड़ दिया। और यहाँ पर जो शेख गुलजार हैं उनके बेटे उमर हयात उमर हयात के, वो यहाँ पर दफन है, और उनकी वालदा यहाँ पर दफन है। 5 मनाजिल पे था, और जब उन्होंने इस महल को छोड़ दिया तो इस महल को यहाँ पर शुरू में जो है यतीम खाना में बदल दिया गया, और कोई देखभाल ना होने की वजह से इसकी जो 3 मनाजिल हैं वो गिर चुकी हैं। जबकि इस महल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो कितनी खूबसूरती के साथ इस महल को ढाला गया। 70% लकड़ी का यहाँ पर इस पे काम किया गया है, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो बालकोनीज़ हैं वो बनाई गई हैं, बहुत प्यारी। इसके अंदर एक एक चीज़ का बड़ा ही बारीक बीनी से ख्याल रखा गया, इसको हवादार बनाया गया। इसके अंदर एक तय खाना भी है, और बाकी ये तमाम तर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जो बाहर से लोग आने वाले या जिनको इस महल के बारे में पता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, कलीमुल्लाह बलोच ये हमें नजर आ रही है। कलीमुल्लाह, जो आप बता रहे 3 मंजिलें गिर चुकी हैं, और जो बाहर भी नजर आ रहा है पेंट भी उखड़ा हुआ है, रंगो रोगन भी खराब है, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे लग रहा है कि अभी गिरी। हाँ, ये इसको वर्सा ये अब हमारा है, क्या हम भी इसको मनहूस ही समझ रहे हैं और इसलिए इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा? जी, ये 1990 में फिर हुकूमती तहवील में आ गया, और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर झंग जो हैं उन्होंने इसको अपनी तहवील में लिया। अमजद साकिब यहाँ चिन्योट के असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने इसको संभालने की बड़ी कोशिश भी की, और बताया जाता है कि इस पे वक्तन फ़वक्तन जो है वो काम भी होता रहा, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास तवज्जो ना देने की वजह से आज ये जो महल है ये मकबरे में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से एक लाइब्रेरी बनाई गई है, कुतुब खाना है, यहाँ पर एक छोटा सा जो है अजायब घर भी बनाया गया है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से बारहा इस हवाले से ये बताइएगा कि कुन्ना कहाँ पे मिलता है, आपको पता है? चिन्योटी कुन्ना भी बहुत मशहूर एक डिश है, जो चिन्योट में जो लोग जाएं और खाए बगैर अगर वापस आ जाएं तो उन्होंने चिन्योट का उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है। सो ये किसी दिन हम आपको चिन्योटी कुन्ना जो है वो भी दिखाने और खिलाने के लिए चिन्योट, और उस पर भी कलीमुल्लाह से बात करेंगे। कलीमुल्लाह ने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन हमारे साथ जो है ना शेयर की। एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
सवेरे पाकिस्तान में। हमजा, ये भी बड़ी एक्साइटिंग बात है कि पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस फ्लरिश भी करें। कहा जाता है कि स्टार्टअप जो है पाकिस्तान में कामयाब नहीं होते, ऐसा नहीं है, कामयाब होते हैं जिन्होंने होना होता है। और इस वक्त तो पाकिस्तानी जो डिजिटल स्टार्टअप्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं। और बाइकिया की हम बात कर रहे हैं खासतौर पे, ये एक कामयाब मोटरसाइकिल टैक्सी सर्विस है जो शहरियों का आसान सफरी सहूलियात मुहैया कर रही है और बड़ा कामयाब बिजनेस कर रही है। बिल्कुल कामयाब। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और ईंधन और मरम्मत के अखराजात भी बड़े कम हो जाते हैं, और जिसके बाद पैसे भी कम होते हैं, लोगों को सूट भी बहुत करता है। और आपने कहीं पे कोई चीज़ भेजनी है ना फरा आपने, तो उसको बाइकिया पे चलो करें और वो चीज़ उस जगह पर पहुंच जाएगी। और इस वक्त बड़ा कामयाब ये जा रहा है स्टार्टअप। और हम ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उन सब लोगों के लिए ये एक आई ओपनर वो अपॉर्चुनिटी भी है कि जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो नहीं चल पा रहे। इसी कोविड सिचुएशन में बहुत सारी ऐसे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग के तौर पर भी लिया है, जिन्होंने इन हालात में इस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया। और फिर बाइकिया सवारी जैसे लोग जो जानते हैं उनसे ही को फाउंडर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रफ़ीक मलिक साहब बाइकिया के हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक मलिक साहब, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये आइडिया कैसे आया था और इस वक्त तक कितनी कामयाबी है, लोग कितना अच्छा रिस्पांस देते हैं आपको, रिव्यूज़ कितने अच्छे आते हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले बताता चलूँ कि ये आइडिया एक्चुअली हमने जो कंपनी स्टार्ट की थी वो दिसंबर 2016 में हमने अपनी पहली राइड मुकम्मल की थी अपने ऐप पे। ठीक है। और ये आइडिया हमें आया इस तरह से था कि हमने जब पाकिस्तान में ये सर्वे किया राइड हेलिंग का, तो जो फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, वो ये थे कि पाकिस्तान में कोई 4 मिलियन गाड़ियाँ थी उस वक्त और 17-18 मिलियन मोटरसाइकिल्स थी। तो द शेयर मार्केट साइज, द शेयर सप्लाई साइड ऑफ द बिजनेस वाज इमेंस। 4 गुना ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं इस मुल्क में गाड़ियों के बनस्बत। सही। सेकेंडली, अगर आप देखें तो एक मोटरसाइकिल एक आम आदमी का सबसे बड़ा असासा होता है, और उसके बाद एक स्मार्टफोन होता है आज के दौर में जी। तो जो आइडिया था वो ये था कि इन दो एसेट्स को हम कैसे एक आम आदमी को इनेबल करें कि वो लेवरेज करके एक इनकम कमा सके या एक सेकंड इनकम कमा सके। बेशक वो अपना जॉब दिन में करे और शाम को अपने एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए एक इंक्रीमेंटल इनकम अपने लिए कमा सके, अपना खर्चा निकाल सके। सो दैट वाज द इनिशियल आइडिया व्हेन वी स्टार्टेड बाइकिया जी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुश्किलात आई और मुश्किलात को ओवरकम कैसे किया, और क्या ये एक बिल्कुल नया सा वेंचर था ना? इससे पहले आपके पास, जैसे आपने फिजिबिलिटी अभी शेयर की, तो फिजिबिलिटी भी खुद ही बनाई होगी, खुद ही ये सारी एक्सप्लोरेशंस की होंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हिट एंड ट्रायल भी किया होगा। उसके बारे में भी लोगों को बताइए जो शुरू करना चाहते हैं ऐसे कुछ और बिजनेस और ऐसे कुछ और वेंचर्स। जी बिल्कुल। देखिए, मुश्किलात बहुत पेश आई। शुरू में किसी को बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में। ये हमने देखा था जी इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में ये बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। सो हमें ये कॉन्सेप्ट इंपोर्ट करना पड़ा और लोगों को समझाना पड़ा कि जी एक मोटरसाइकिल भी एक टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है और सस्ती सवारी दी जा सकती है। लोगों के पास एक सस्ती सवारी का ऑप्शन नहीं था। रिक्शे थे और फिर दीगर गाड़ियां थी और प्राइवेट कंपनीज थी जो कि गाड़ियों की सर्विसेज फराहम कर रही थी। सो दैट वाज द चैलेंज, ऑब्वियसली लोगों को एजुकेट करना, उनको सिखाना। दूसरी बात ये थी कि जी जो हमारी आवाम है वो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग है, और जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, स्पेशली जो बाहर से कंपनीज आके जिन्होंने राइड हेलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया था पाकिस्तान में, वो सारे प्रोडक्ट्स इंग्लिश में थे। अब इंग्लिश में जो है आपकी टॉप 10, टॉप 20% ऑफ द कंट्री को आप सर्व कर सकते हैं, बकाया जो बॉटम 80% है उनको आप कैसे सर्व करेंगे? ठीक है। रफ़ीक, ये बताइएगा कि रिस्पॉन्स आपको कब आना शुरू हो गया जो आप लोगों ने सोच रखा था? और जब कोई हम नया इस तरीके का स्टार्टअप जब कर रहे होते हैं ना, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं यार इसको बंद कर देने का ख्याल कितनी दफ़ा आया था? देखिए, ये चैलेंजेस तो बिजनेस में आते रहते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने बहुत साथ दिया। हमारे लोगों की मोहब्बत है, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को अपनाया। उर्दू में प्रोडक्ट था, इजी टू यूज़ था, लोगों को शऊर आना शुरू हुआ कि जी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी ज़िंदगी आसान बन सकती है। एक बटन दबाओ, 5 मिनट में एक बाइकिया हाजिर है, पीछे बैठ के कहीं चले जाएं, या कोई चीज़ भिजवानी हो तो भिजवा दें, या कोई चीज़ मंगवानी हो तो मंगवा दें। सो वी स्टार्टेड फेसिंग सम सक्सेस अर्लियर ऑन। लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया ये कॉन्सेप्ट। हमारे पहले दिन 20 राइडें हुई,
10वें दिन 200 राइडें हो गई, करते 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 आज हम 50-60 हज़ार दिन की राइड्स करते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू द पाकिस्तानी पीपल जिन्होंने हमें एक मौका दिया, हमारे प्रोडक्ट को लाइक किया, हमें फीडबैक दिया, और आज हम उनकी वजह से इस मकाम पर पहुंचे। रफीक साहब, सक्सेस टिप्स भी दीजिएगा उन तमाम लोगों को जो आपको एज इंस्पिरेशन देखते हैं, और पाकिस्तान की ये जो डिजिटल मार्केट है और ये जो एक सिलसिला है डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ में, वो भी चाहते हैं कुछ ना कुछ करें, उनको टिप्स दें कि हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू स्ट्राइव। देखिए, पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज मार्केट, इज़ अ ह्यूज कंट्री, 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओके। और हमारा एक एवरेज आदमी जो है ना वो 20 साल का है, हमारी जो एवरेज एज इस मुल्क में है वो 19-20 साल है, राइट। सो दैट मीन्स दैट ये लोग अडॉप्टर्स होंगे, ये लोग टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से समझेंगे। सो माई एडवाइस वुड बी टू कीप गोइंग, टू कीप एट इट, डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ। हमने जब किया था तो पाकिस्तान में पैसे रेज करना नामुमकिन था ऐसे वेंचर्स के लिए, बड़े हाई रिस्क वेंचर्स कहलाते थे। आज हमने सीरीज बी राउंड क्लोज किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के साथ जिनका नाम नास्पर्स है, एंड आई बिलीव कि अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के रेडार पे पाकिस्तान आ चुका है। तो नए एंटरप्रेन्योर्स को यही एडवाइस होगी कि आप डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट बनाएं, अपनी मैसेज के लिए बनाएं, एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम सॉल्व करें, ओके, और मनी विल फॉलो। इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन योर आइडिया एंड योर प्रोडक्ट इफ यू आर सॉल्विंग अ लेजिटिमेट प्रॉब्लम फॉर द पीपल। बिल्कुल ठीक, रफीक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। पर टेनिस जो था ना, कहा जाता था कि सिर्फ लड़के खेलते हैं। अब हम आपने कभी खेला है? मैंने खेला है, मैं जब पढ़ता होता था ना कॉलेज में। It takes a lot of muscle and energy। ये टेबल टेनिस नहीं है, ये हम आसाम वाले टेनिस की बात कर रहे हैं, उसके समझाना पड़ता है कि विंबलडन की बात कर रहे हैं और हम उस टेनिस की बात कर रहे हैं। सो इट वाज ऑलवेज ऑल अबाउट मैन। लेकिन फिर जब हम देखते हैं विंबलडन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे मारिया एंड बहुत सारे और लोगों ने चैलेंज किया। एंड पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट जो है ये मुश्किल से नज़र आता था। एंड वी आर रियली प्राउड एंड ग्लैड कि हम आज आपकी मुलाकात करा रही हैं एक ऐसी खातून पाकिस्तानी स्टार, टेनिस स्टार से, जिन्होंने के 2 चीज़ों को चैलेंज किया। नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है खेल का मैदान, और दूसरा ये कि इसमें भी पाकिस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और वो बढ़कर आगे आ सकती हैं। उष्णा हमारे साथ मौजूद। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो कैसे ख्याल आया कि टेनिस भी खेला जा सकता है? आई थिंक आई से दिस इन एवरी इंटरव्यू। मैंने कभी प्लान नहीं किया था टू बिकम अ टेनिस प्लेयर, लेकिन आई थिंक टेनिस शोज़ मी एंड इट वाज इन माय डेस्टिनी। और मेरे फादर की साइड से बेसिकली टेनिस, इसाम उल हक मेरे फर्स्ट कज़न है, तो उस तरह से इट रन्स इन माय फैमिली। फिर माशाल्लाह से मेरे ग्रैंडफादर भी, दादा अबू, ही वाज इंडो पाक नंबर 1 बिफोर पार्टीशन, ऑल इंडिया नंबर 1। तो इस तरह से आई थिंक वो एक फैमिली लेगेसी की वजह से इस गेम की तरफ मेरा आई वुडंट से पैशन मेरा अपना भी था, क्योंकि शुरू में मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो मेरे फादर के रैकेट से मैं जिससे वो क्लब टेनिस खेलते थे, आई यूज्ड टू प्ले इन माय लॉन पीछे। तो मेरी अम्मी ने नोट किया कि मुझे शौक है, बिकॉज मैंने शुरू इस तरह से हुआ कि टेनिस मैचेस आई यूज्ड टू वॉच देम ऑन टीवी विद माय फादर। हु इज योर फेवरेट स्टार? रॉजर फेडरर, आई थिंक उन जैसा प्लेयर। कोई विमेन स्टार जो है वो? विमेन स्टार में किम क्लाइस्टर्स इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स। वो शी इज़ रिटायर्ड नाउ बट शी इज़ अ डच टेनिस प्लेयर। और मुझे अपनी टेनिस करियर में उनसे मिलने और उनके साथ थोड़ी नॉकिंग करने का मौका भी मिला है बेल्जियम में जब मैं ट्रेनिंग कैंप पे थी। तो मीटिंग हर इन पर्सन वाज अ बिग प्लेजर फॉर मी, क्योंकि वो वैसे भी इतनी हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। एंड देन जैसे वो अपने प्रोफेशनल करियर के साथ उन्होंने अपनी मदरहुड और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज किया। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी। आप पाकिस्तान के लिए लेके भी आई हैं ब्रॉन्ज मेडल्स, मुझे पता लगे थे कि आपने लिए, हमने देखा भी आपका। तो क्या पाकिस्तान के लिए अभी तक किधर किधर गई हैं? आपने काफ़ी ज़्यादा मुकाबले किए हैं, 100 से ज़्यादा मुकाबले हैं जिनमें आपने हिस्सा लिया, वो बताएं ज़रा। इस साल हम न्यूजीलैंड गए थे फॉर फेड कप, तो वहाँ माशाल्लाह से वी जंप्ड अप 22 पोजीशंस। हमने सिंगापुर को भी हराया जो कि टॉप सीड्स थे। तो इट वाज अ
टीम एफर्ट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई वन 5 out of 6 मैचेस फॉर माई कंट्री। और जब भी पाकिस्तान के लिए खेलती हूँ तो बहुत जज्बे से खेलती हूँ। एंड आई थिंक जब आपके मुल्क का नाम आपसे अटैच होता है तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्रेशर, और उसी प्रेशर में परफॉर्म करना एक बोनस होता है। रजीम क्या रहती है, इसलिए कि सारी ख़वातीन जो हैं वो एक टेनिस स्टार की तरह फिट भी रहना चाहती हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट एंड मुझे कहना चाहिए फिट। उसके लिए क्या करना चाहिए और आप क्या करें? मेरी बेसिकली 2 to 3 times a week स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जिम में होती है। फिर उसके अलावा जो ऑन कोर्ट मेरी ट्रेनिंग होती है 2 to 3 hours की टेनिस की, जिसमें आपके ड्रिल्स होते हैं, फुटवर्क ड्रिल्स होते हैं, वो मेरे कोच मुझे कराते हैं। फिर उसके अलावा स्टैमिना वर्क भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा होता है, जिसमें लॉन्ग रनिंग होती है एंड्योरेंस के लिए। सो आई थिंक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग होता है, एक चीज़ सिर्फ नहीं होती। आपने अपने आप को मेंटेन करने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना होता है और उन्हीं एलिमेंट्स को टच कर, क्योंकि आपकी बेस एक बन गई होती है। सो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए देन यू हैव टू कीप डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स एवरी डे, ताकि वो चीज़ वो टच रहे और वो रनिंग जो है वो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आप यूर स्टार माशाल्लाह से, लेकिन मैं एक आम खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से रनिंग नहीं करते हैं हम लोग एज अ वुमन स्पोर्ट्स स्टार। आप क्या समझती हैं रनिंग कितना ज़रूरी है और आप कितनी रनिंग करती हैं? अपनी डाइट को कैसे मैनेज करती हैं? जो मेंटल टफनेस वाला पार्ट है वो कैसे मैनेज होता है? रनिंग आई थिंक सबसे पहले आई वुड से डिपेंड्स आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है। इफ़ यू आर टू ओबीस तो मैं आई वुडंट सजेस्ट रनिंग। आप ब्रिस्क वॉक से शुरू करें, आप वॉक से शुरू करें, बट रनिंग उस पॉइंट पे आती है जब आपकी मसल्स आर एबल टू रन, यू नो। इट्स लाइक हमें जैसे टेनिस में भी कहते हैं यू शुड ट्रेन टू ट्रेन, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। यू हैव टू बी फिट टू डू सम एक्सरसाइजेज। तो इफ़ यू आर रियली ओबीस एंड बिग तो मैं रनिंग नहीं सजेस्ट करूँगी। आई वुड से आप ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करें, टाइम देखें, एंड देन वंस योर फैट स्टार्ट्स गोइंग डाउन फिर आप रनिंग की तरफ आएँ व्हेन योर मसल्स स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू ऑफ वर्किंग आउट। ठीक है उष्णा, ये जो डिज़ाइनर ड्रेस होते हैं ना खातीन को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब फरा ये कहेंगे कि जी अब तो मर्द भी जो है वही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन ब्लेज़र है मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो एक तरफ डिज़ाइनर ड्रेस हो, एक तरफ ये ग्रीन ब्लेज़र हो जो हमें पहनने का मौका नहीं मिला, हम पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके। आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? नहीं, लाइक आई सेड बहुत अच्छा लगता है जब भी इंटरनेशनली मैं जाती हूँ और मेरे नाम के साथ पाकिस्तान का नाम अनाउंस होता है स्टेडियम्स में, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। एंड लाइक आई सेड कि इस प्रेशर में परफॉर्म करना इज़ अ बोनस। सो बीइंग एन एम्बेसडर फॉर माई कंट्री इज़ समथिंग विच गिव्स मी प्राइड, और यही हमारी आइडेंटिटी है। एंड आई कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा कप आइडलाइज किया हुआ है कि ये यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है? मैंने अल्लाह का शुक्र है, देयर बीन मेनी मोमेंट्स इन माई लाइफ विच आई विल ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे फेड कप में व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री आपकी कोशिश होती है कि उसमें आप अपना बेस्ट दो। देन व्हेन यू गो फॉर इवेंट्स लाइक सैफ गेम्स या एशियन या जिसमें आपकी कंट्री रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें ऑफ कोर्स फिर आप पैशन से खेलते हो बिकॉज इट्स फॉर योर कंट्री। देन अपने लिए भी ऑफ कोर्स जो आप टूर्नामेंट्स खेलते हो उसमें यू वांट टू प्ले टू विन, लेकिन जो आप पाकिस्तान के लिए फिर खेलते हो तो उसमें और किस्म का जज्बा। सिंगल तो डबल्स होते हैं, ज़्यादा मुश्किल है, आपको कौन सा मुश्किल लगता है और पसंद कौन सा कि ये मैं खेलूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा खेल सकता हूँ? प्रेफर मैं बिकॉज आई लाइक प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, तो मैं डबल प्रेफर करती हूँ ओवर। और अगर आप इंटरनेशनली देखें तो मेरे सिंगल्स में भी रिजल्ट्स हैं, बट आई फील डबल्स में कुछ ज़्यादा रहे हैं बिकॉज आई लाइक वर्किंग विद द टीम। तो आई थिंक डबल्स, क्योंकि टेनिस ऑलरेडी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, बट इफ़ आई एम फ्रेंड्स विद समवन ऑफ कोर्ट तो उसके साथ, एंड इफ दैट पर्सन इज़ अ गुड प्लेयर, तो ऑन कोर्ट मुझे डबल्स भी खेलने का भी मज़ा आता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या टिप देंगे उन तमाम लड़कियों को जो समझती हैं कि वो भी आएँ और टेनिस स्टार बन सकती हैं? और फिर देखिए एकेडमीज़ और जो सुपरविजन और गवर्नमेंट की जो है एंड पे वो भी बताइएगा कि क्या चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए ताकि हमारी ख़वातीन आ सकें आगे इस स्पोर्ट में। आई थिंक सबसे पहले आप अपने गिवन सर्कमस्टांसिस में जितना बेस्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ज़ाहिर वी नो कि हमारे पास उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंटरनेशनली है, बट जो आपकी गिवन फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके मुताबिक दे शुड प्रिवेल। फॉर एग्जांपल जिस सिटी में भी उनको टेनिस कोर्ट नज़र आता है, दे शुड ट्राई एंड स्टार्ट टेनिस से। फिर ऑफ कोर्स कोचिंग के साथ साथ फिर वो ऑनलाइन देखें कि व्हाट एक्सरसाइजेज दे कैन डू, एंड देन इफ़ दे हैव अ कोच तो ऑफ कोर्स कोच भी फिर उनको गाइड करेगा। तो माई सजेशन इज़ कि आपकी लिमिटेड गिवन अपॉर्चुनिटीज़ में आप जितना बेस्ट कर सकते हो, दैट्स व्हाट मेक्स। उष्णा, अगर टेनिस स्टार ना होती तो क्या, एक लफ्ज़ में बता दे?
I sing well, so maybe an artist or musician. Really? So हम अपने प्रोग्राम को उष्णा के खूबसूरत गाने से एंड करने वाले हैं। मेरे गाने से? If you sing well, तो then इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अच्छा, आप एक चीज़ और भी बता दीजिएगा, गाना सोचती ने साथ साथ ख़वातीन जो है ना, उनका कोई भी करियर शादी तक होता है, तो उष्णा का क्या प्लान है? Yes, I have this conversation with my parents अक्सर, क्योंकि of course वो भी एक important part of life है, तो उसमें यही है कि of course you have to compromise after marriage, लेकिन I would expect कि hopefully अगर supportive और understanding। उष्णा 40 seconds है हमारे पास, जल्दी से एक दो लाइन सुना दें ताकि जो है ना। आपका कोई फेवरेट गाना है तो वो I can sing। मुझे नहीं पता, कोई भी सुना दे जो आप। चले, राहत फतेह अली खान is one of my favorites, तो उनका एक लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नैन, लगन लगे तुमसे। बहुत good luck. Thank you so much for joining us today. Have a wonderful career ahead. और इसके साथ ही मेरा ख्याल है हमें इजाज़त, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, पीर को फिर हाजिर होंगे। Have a great weekend and a wonderful day. अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।